थक कर ना बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों, दुख का जो साथी ना हो, जो दुख के समय का साथी ना हो, कोशिश वही करें, यही करें कि उसका सुख के समय में भी उसका साथ ना रखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बात करें दोस्तों आज की करंट अफेयर की क्लास की, उससे पहले आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पिछली क्लास की तरह आज भी करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। और बात कर लेते हैं पीडीएफ बनाने में थोड़ा जो है उत्कर्ष क्लासेस का जो है पीडीएफ कुमार गौरव सर का बनाने में थोड़ा मेहनत लगते हैं और कहीं चीज़ें जो है छूट ना जाए और मिस ना हो जाए उसके लिए थोड़ा मेहनत करने पड़ते हैं। अगर कोई बाय चांस आपको लगे कि वहाँ पे कोई चीज़ें मिस हो गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि किसी भी आदमी से मिस हो सकता है। ये कोई अथी नहीं है, हम लोग भगवान नहीं हैं, हम भी तो आपकी तरह इंसान हैं। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। तो हम चाहते हैं जहाँ तक अपनी तरफ से गलती ना होने का प्रयास करते हैं। तो बात करें दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं कंटेंट की बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा फेमस यानी कि ज़बरदस्त मज़ेदार होने वाले हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके पूछे जाते हैं, सीए के साथ हम बात करते हैं स्टैटिक जीके जहाँ पे पूछे जाते हैं, काफ़ी उन सारी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बात कर लेते हैं अच्छी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सब्र करेंगे, सब्र भी करना पड़ेगा, इंतज़ार भी करना पड़ेगा आपको। और बात करते हैं अच्छी चीज़ों को, अच्छी कंटेंट के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम बढ़ सकते हैं, यानी कि 20 मिनट के अंदर में हम समाप्त करते थे, आज थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि 30 भी मिनट लग सकते हैं क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। कहा भी जाता है ऐसे भी अच्छी चीज़ें के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है और थोड़ा अच्छा ही खाएं लेकिन कम ही खाएं लेकिन अच्छा खाएं, यही कहावत है, यही है बात। आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी तो ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें पिछली क्लास की तरह। अब बात करते हैं पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको जो है मिलेंगे संडे को, आने वाले संडे को। जिस तरह हमने जितने भी मोटिवेशन लाइन यहाँ पे लगाए हुए हैं उन सारे मोटिवेशन लाइनों के साथ जितने भी सारे पीडीएफ है, हमने जो पिछले क्लास में 500 जो है स्टैटिक जीके प्लस करंट का जो पीडीएफ प्रोवाइड कराए थे टेलीग्राम में, तो उसी तरह आज 1K हो जाएगा। एक सप्ताह में जो है 1K पीडीएफ मतलब जीके प्लस स्टैटिक जीके का कंटेंट हो जाएगा। वहाँ से आपको आसानी से जाके टेलीग्राम में ज्वाइन करके जो वहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। इसका लिंक टेलीग्राम का वीडियो के नीचे दिया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास को बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की। मैथ के चक्कर में रीजनिंग छूट जाता है, मैथ के चक्कर में रीजनिंग छूट जाता है, जीके पढ़ूं तो जीएस रूठ जाता है, जीके पढ़ूं तो जीएस रूठ जाता है, छोटी सी चूक से एग्जाम ना निकले तो इन पड़ोसियों के ताने से दिल टूट जाता है। बिल्कुल ही बात सही है, एकदम फैक्ट है। कोई ताने दे ना दे, पड़ोसी आपको ताने जरूर देंगे। तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं आज के सवाल की। बात कर लेते हैं आज की सवाल की। हम बात करते हैं लिंगानुपात 2011 के अनुसार बात करते हैं, क्योंकि सेंसस से हम बात करते हैं, सेंसस से जरूर एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलिए जहाँ तक होगा ये भी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सेंसस 2011 के अनुसार हम बात कर लेते हैं। भारत में लिंगानुपात जो है वर्तमान में 940 है। अब भारत की 940 है वर्तमान में, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन बात करते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की, जहाँ लिंगानुपात सर्वाधिक है। केरल की लिंगानुपात की बात करते हैं 1084 है प्रति हजार पुरुष पर। कितना? प्रति हजार पुरुष पर जो है महिलाएं की संख्या की बात करते हैं 1084 है। 84 महिला अधिक है कहाँ पे? केरल में। पुदुचेरी में 1037 है, तमिलनाडु में 996 है, आंध्र प्रदेश में 993 और छत्तीसगढ़ में 991 है। अब बात करते हैं राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहाँ लिंगानुपात न्यूनतम है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें जहाँ न्यूनतम है लिंगानुपात, बात करते हैं हरियाणा में 879, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 889 है, दमन-दीव की 618 है। अब बात करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं केरल की अगर बात करते हैं साक्षरता में भी सबसे आगे है, ये बात कर लेते हैं। केरल का काफ़ी डेवलप स्टेट है। वहीं बात करते हैं शिशु लिंगानुपात की बात करें 0 से 6 वर्ष तक की जो है शिशु लिंगानुपात गिनती की जाती है, काउंटिंग, ये आपको ध्यान रखना है 0 से 6 वर्ष तक की। बात करते हैं भारत में शिशु लिंगानुपात 914 है, जिसमें कि सर्वाधिक बात करते हैं मिजोरम की है 971 सर्वाधिक है मिजोरम में। हरियाणा में 830 सबसे कम है। और उच्चतम प्रजनन दर की बात करते हैं मेघालय में
उच्चतम प्रजनन दर कहाँ पे है? मेघालय में। ये आपको याद रखने हैं। तो ये रहा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा फैक्ट। बात कर लेते हैं ये जो ये आपको याद रखना है, यहाँ से आपको जरूर पूछे जा सकते हैं 2011 की जनगणना अनुसार। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करें तो महत्वपूर्ण अम्ल की बात करें तो महत्वपूर्ण अम्ल की हो जाते हैं, ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। एक नज़र ये भी रिवीजन कर लेते हैं इसका भी। तो बात कर लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र की बात करें H2SO4 है। प्रचलित नाम क्या है? ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है, यानी कि अम्लों का राजा भी इसे कहा जाता है। लेड बैटरी में इसका प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम शोधन में प्रयोग आदि में किया जाता है। किसमें? लेड बैटरी में, पेट्रोलियम शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है। अम्लों का राजा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं एसिटिक अम्ल की। इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH है। प्रचलित नाम एथेनोइक अम्ल है। अब विलायक के रूप में इसका प्रयोग की बात करते हैं, विलायक के रूप में सिरका के निर्माण में प्रयोग आदि में किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें, इसका रासायनिक नाम HCl है। प्रचलित नाम म्यूटेरिक अम्ल है। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में और अम्लराज निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसका रासायनिक सूत्र नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल की हम बात कर लेते हैं तो इसका रासायनिक सूत्र HNO3 है। और प्रचलित नाम एक्वा फोर्टिस है। एक्वा फोर्टिस औषधीय निर्माण में, उर्वरक बनाने में और अम्लराज निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं फॉर्मिक अम्ल की। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं फॉर्मिक अम्ल, ये याद रखने हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र की बात करते हैं HCOOH है। और प्रचलित नाम मेथनोइक अम्ल है। जीवाणु इसका प्रयोग की बात करें, जीवाणु नाशक के रूप में, रबड़ स्कंदन और फलों को संरक्षित करने में आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो रासायनिक सूत्र है COOH के होल स्क्वायर है। प्रचलित नाम मेथेन डाइओक अम्ल है। कपड़ों के इसका प्रयोग की बात करें तो कपड़ों के से स्याही के धब्बे हटाने में एवं रंगाई, छपाई, फोटोग्राफी आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं करंट अफेयर के साथ साथ जो है स्टैटिक जीके की हम बात करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्शन है। इसके बाद हम चलेंगे करंट अफेयर की ओर। बीच बीच में स्टैटिक जीके भी रिवीजन कराते हैं और कम समय में हम चाहते हैं 100 क्वेश्चन जो है कम समय में 100 क्वेश्चन कराना चाहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कम ही खाएंगे लेकिन थोड़ा ही खाएंगे, लेकिन अच्छा चीज़ें खाएंगे, ये आपको याद रखना है। तो चलिए हम बात करते हैं अनुवांशिक रोग की बात करें। नहीं है तो अनुवांशिक रोग जो हम बात कर रहे हैं रतौंधी नहीं है। विटामिन ए के कारण रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस रोग कहते हैं, ये आँखों को प्रभावित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लिंगानुपात की बात करें तो गुणसूत्र नहीं है, लिंग गुणसूत्र नहीं है। छिपकलियों में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। अब CH4 की बात करें तो यह एक CH4 पौधा किसका है? तो मक्का का है जो है CH4 तो मीथेन हो जाता है। C4 पौधा जो मक्का का होता है। पंचायती राज संस्था नहीं है, नागालैंड में नहीं है, ये आपको ध्यान रखने हैं। और ये आपको कमेंट करके बताना है किन किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज नहीं है। तो याद रखने पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं, हम तो आज नहीं बताएंगे लेकिन आपको कमेंट करके बताने हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ की पंचायती राज नहीं है, आपको कमेंट करके बताने हैं। अब बात कर लेते हैं गीत गोविंद के रचयिता की बात करते हैं जयदेव हैं, जो कि लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, ये आपको ध्यान रखने हैं। और चोरी चोरा किस जनपद में हुआ था? गोरखपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। 5 फरवरी 1922 में हुआ था चोरी चोरा घटना, ये आपको याद रखने हैं। बात करें सिलवासा की राजधानी कहाँ है? सिलवासा राजधानी है दादर एवं नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। अब बात करते हैं नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया गया है। ये याद रखने काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये सवाल। नेहरू मेमोरियल, तो नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया गया, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दैनिक करंट अफेयर की, हम बात करते हैं रोज़ाना की, जो दैनिक हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं दैनिक करंट अफेयर। G20 फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है कहाँ पे? नई दिल्ली में G20 फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की बात करें राजस्थान में हुआ है अशोक गहलोत सरकार के द्वारा। वर्तमान में अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। युवा G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया कहाँ पे? वाराणसी यूपी में किया गया है। PM ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए योजना चलाया गया, विश्वकर्मा योजना चलाया है, ये आपको याद रखने हैं। किसने राज्य भर में 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ। अजय कुमार बिष्ट ने बात करें तो
सिंह बिष्ट उसका नाम है, मूल नाम, याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेहरू ट्रॉफी का नौका दौड़ का 69th एडिशन की हम बात करते हैं, जित कहाँ किया जा रहा है, तो केरल में। बात करते हैं किसने अपने सभी सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट मुफ्त में शुरू किया है, तो गोवा ने किया। ये आपको याद रखना है। हर घर जल वाला पहला राज्य गोवा है, ये आपको याद रखना है। रेबीज मुक्त पहला राज्य गोवा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है, तो जन निक सीनर ने जीता है। पहला कैनेडियन ओपन खिताब जन निक सीनर ने जीता है। जीवन बीमा निगम LIC का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया, R दुर्रई स्वामी को नियुक्त किया गया। इसके बारे में भी और भी हम चर्चा करेंगे तो आगे क्वेश्चन में। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम को कौन सा स्थान मिला है, तो भारतीय हॉकी टीम की हम बात करें तो 3rd स्थान में, तीसरा मिला है। वहीं फुटबॉल रैंकिंग में हम बात करें तो भारत का 99 स्थान है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं हाल ही में भारत सरकार ने LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, तो ये हम बात कर दिए हैं। तो प्रबंध निदेशक के रूप में बात करते हैं R दुर्रई स्वामी को नियुक्त किया गया। अध्यक्ष बात करते हैं LIC की, वर्तमान में सिद्धार्थ मोहंती है। LIC की स्थापना की बात करते हैं 1956 में LIC की स्थापना हुआ था। बात करते हैं LIC में जो 4 MD होते हैं, कितना 4 MD होते हैं, जिसमें कि एक R दुर्रई स्वामी 2023 में नियुक्त किया गया है। एक R दुर्रई स्वामी है और दूसरा सतपाल भानु को नियुक्त किया है। 4 में से 2 को, 2 पहले से है और 2 नियुक्त किया है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक, जिसको सुलभ शौचालय हम कहते हैं, हम लोग घर में जो प्रयोग करते हैं। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो जिनका हाल ही में जो निधन हुआ है तो ये देख सकते हैं, तो कौन से, बिंदेश्वरी पाठक थे। बिंदेश्वरी पाठक की बात करते हैं, हाल ही में निधन हुआ है, तो इसके बारे में हम बात करें बिंदेश्वरी पाठक के बारे में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। जितना स्टार लगा सकते हैं उतना कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना बिंदेश्वरी पाठक द्वारा 1970 में किया गया था। कब, 1970 में, याद रखने हैं। 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था किसको, बिंदेश्वरी पाठक को 1991 में। किस नंबर का, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न, उसके बाद होता है पद्म विभूषण, बी लग जाए, विभूषण याद रखना है। उसके बाद पद्म भूषण, तीसरा नंबर का पुरस्कार मिला इसको, किस नंबर का, 3rd नंबर का। अब पद्म श्री जो होता है सबसे लास्ट यानी चौथे क्रम का पुरस्कार, भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान पद्म श्री होता है, ये याद रखने हैं। अब बात करते हैं 2016 में गांधी शांति पुरस्कार भी मिला था इसे, किसे, बिंदेश्वरी पाठक को। स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके थे बिंदेश्वरी पाठक। ये सारे इफेक्ट जो है इसके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सके तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिंदेश्वरी पाठक के बारे में। तो सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना 1970 में किया था। पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था 1991 में। 2016 में गांधी शांति पुरस्कार मिला था और स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके थे, ये याद रख रहे हैं। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तत्व, देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ललन टॉप में क्वेश्चंस आते हैं। तो जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है वो सारे हम लाने का प्रयास करते हैं। तो हम बात करते हैं बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, ये याद रखना है। कितना बाघ बढ़ के हो गया, 3682 जो है बाघों की संख्या बढ़ के हो गया, ये याद रखना है। सबसे ज़्यादा टाइगर बाघ की बात करें तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुआ था, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुआ था, याद रखने हैं। अब बात करते हैं भारत में कुल बात करते हैं कितने टाइगर रिजर्व है, वर्तमान में 54 है। 18 राज्यों में 54 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, 18 ये याद रखने हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा है, ये आपको याद रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की हम बात करते हैं 29 जुलाई को मनाया जाता है, कब, 29 जुलाई को। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की बात करें 54 है, ये आपको याद रखने हैं। भारत का पहला बाघ रिजर्व की बात करते हैं जिम कॉर्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया था, ये आपको याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अब बात करें क्षेत्रफल के में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात करें तो आंध्र प्रदेश का है नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, ये याद रखने। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है, ये आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश में है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व की बात करें तो टाइगर रिजर्व सबसे छोटा क्षेत्रफल में ये बोर टाइगर रिजर्व है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा, बोर टाइगर रिजर्व
महाराष्ट्र में है। बात करें बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट रिजर्व सबसे बड़ा है। तो बाघों की संख्या के मामले में उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट जो है सबसे बड़ा है। और कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसे? कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह के मेहनत आपको कंटेंट आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। सपोर्ट करने की इस वक्त हमको ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करते हैं उतना ज़्यादा हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं हाल ही में डाइचे बैंक इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? शीर्ष पर हम बात करते हैं महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, उसके बाद दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ आता है, लेकिन सबसे नीचे की हम बात करें राज्य पश्चिम बंगाल है जो सबसे नीचे पायदान पर है। ये आपको याद रखना है किसके अनुसार से? डाइचे बैंक इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार। अब बात कर लेते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने बात कर लेते हैं तो हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम की ई बस सेवा के तहत कितनी ई बसें प्रारंभ करने की मंजूरी दी है। यानी कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम ई बस, ये आपको ध्यान रखना है, पीएम ई बस सेवा शुरुआत करने की मंजूरी दी है। तो कितने बस जो है शुरुआत की जाएगी? तो बात करते हैं 10,000 बसें जो है शुरुआत की जाएगी। अगर इसका हम बात करते हैं पीएम ई बस, यानी कि इसका नाम होने वाला है पीएम ई बस। तो ई बस में हम बात करते हैं क्या होने वाला है, यह जो है मंजूरी जो मिला है ये पीपी मॉडल पर आधारित ट्रिपल पीपी मॉडल पर आधारित है। इसका फुल फॉर्म हम बात करते हैं क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्क होता है। इसका फुल फॉर्म की हम बात करें हो जाता है। अब बात करते हैं इसको चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। सिटी बस के स्थान पर हम बात करते हैं, सिटी बस के स्थान पर इसको चलाने का, यानी कि मतलब कि चलाने का निर्णय लिया है सिटी बस के स्थान पर। तो इसको क्या होने वाला है? सिटी बस के स्थान पर चलाने का निर्णय लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण प्रदूषण को कम करना और कार्बन उत्सर्जन को भी कम करना हो, इसका मेन पर्पस है। अब बात कर लेते हैं कम से कम जो है जिस शहर की आबादी, यानी कि कम, ये जो बस है कहाँ चलाई जाएगी? कम से कम उस शहर की आबादी जो है 3 लाख से अधिक होना चाहिए। कितना? 3 लाख से अधिक होने चाहिए उस शहर में जो है ये बस चला जाएंगी। कितने शहरों में? 169, यानी कि हम बात करें 169 शहरों में चला जाएगा। तो यह चलाएगा कितने? 10 वर्षों के लिए, यानी कि 10 ईयर के लिए चलाया जाएगा। 169 शहरों में 10 ईयर के लिए, जहाँ पे 3 लाख से अधिक जनसंख्या है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं भारत की अगर हम बात करें तो भारत के पहले सीएजी जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है, ये आपको याद रखना कौन है? नरहरि राव है। तो भारत के पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नरहरि राव है। वर्तमान में सीएजी की बात करें तो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये आपको याद रखना है। वर्तमान में सीजीए का फुल फॉर्म की बात करते क्या होता है? कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट, यानी कि अकाउंटेंट होता है, ये आपको याद रखना है। ये कौन है वर्तमान में? एस दुबे जो है सीजीए वर्तमान में है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं करंट अफेयर के और भी मज़ेदार क्वेश्चन की। तो यहाँ पे बात करते हैं ग्रीन पीस, यानी कि ग्रीन पीस की हम बात करते हैं। स्थापना 1971 में हुआ था। कनाडा देश के वैंकूवर में हुआ था। कहाँ पे? कनाडा देश के वैंकूवर नामक स्थान पे हुआ था 1971 में ग्रीन पीस। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड, यानी कि हॉलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, वहाँ पे स्थित है। यह एक गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ के थ्रू यह चलाया जाता है। इसका कार्य क्या है? यह संगठन विश्व के विभिन्न देशों की ऐसी औद्योगिक एवं पर्यावरण नीतियों का प्रसार करता है जो पर्यावरण और प्रकृति के विरुद्ध हो। जो पर्यावरण प्रकृति के विरुद्ध होता है उसके लिए यह नियम बनाता है, कानून बनाता है, ताकि प्रदूषण ना फैले और पर्यावरण को हानि ना पहुँचे। तो हम बात करते हैं यह संस्था जो है अपने अभियानों हेतु रेनबो वॉरियर समुद्री जहाज का प्रयोग करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं ग्रीन पीस के बारे में, ये आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट हो सके तो ले लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं परीक्षा उपयोगी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं और भी मज़ेदार क्वेश्चन की। भारत में कुल 75 रामसर साइट है, ये आपको ध्यान रखना है। एक रामसर साइट और जो है 67 हो जाएगा, 76 हो जाएगा, लेकिन उसमें जो है मोहर नहीं लगा है।
जैसे ही मोहर लगेगा हम उसका भी अपडेट करा देंगे आप सभी को। अब बात करते हैं 75वां रामसर साइट कौन सा है। सालबुग आर्द्रभूमि रिजर्व है जो कि जम्मू कश्मीर में। 17th नंबर का जो आर्द्रभूमि है सालबुग आर्द्रभूमि रिजर्व है, ये की बात करें जम्मू कश्मीर में। आर्द्रभूमि की हम बात करते हैं शुरुआत की बात करें 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। और रामसर कन्वेंशन नामक स्थान की बात करें तो ये कहाँ पे, ईरान में स्थित है। और बात करते हैं यह इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था आर्द्रभूमि संरक्षण। अब बात करें सर्वाधिक रामसर साइट जो है तमिलनाडु में है, जो कि 14 है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करें सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र की बात करें गुजरात में, यानी कि सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि का क्षेत्र जो है तो गुजरात में स्थित है। अब भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि बात करें तो कहाँ पे, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन आर्द्रभूमि सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल में है। अब बात करते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये आपको याद रखने हैं। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान में रामसर ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था, ये आपको याद रखने काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 में शामिल हुआ था। भारत रामसर कन्वेंशन 1 फरवरी 1982 में शामिल हुआ था। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जिसे ब्रिटेन इंग्लैंड भी कहते हैं, वहाँ पे है सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि, यानी कि 175 से भी ज़्यादा है, ये आपको याद रखने हैं। 175 पहले था, अब तो कुछ ज़्यादा बढ़ गया होगा, तो ज़्यादा हो गया हुआ होगा, नहीं तो 175 ही होगा। अब बात करें रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल की बात करते हैं। कोबोर्ग प्रायद्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कोबोर्ग प्रायद्वीप है जो कि रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल है, ये आपको याद रखने हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कैसा ये लर्न टॉप क्वेश्चंस है, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अगर इस तरह के कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो कमेंट करके हौसला बढ़ाएं, और इस तरह के अगर कंटेंट चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें, हम इसे जारी रखेंगे ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सके। अब बात कर लेते हैं हाल ही में G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ जीतवा है। हाल ही में G20 यानी कि हाल ही में G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन की बात करें तो ये बेंगलुरु में हुआ है। तो बेंगलुरु में हुआ है तो किस क्रम का हुआ है, चौथे क्रम का बेंगलुरु में आयोजित हुआ है डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक। पहली बैठक की बात करें तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। यूथ G20 के यूथ शिखर सम्मेलन की बात करें तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है इससे पहले। अब बात करें G20 की, अगर हम बात 2023 की बात करें तो इसकी अध्यक्षता जो है भारत कर रहा है 2000 यानी कि भारत 2023 में कर रहा है। कौन से क्रम का, 18वें क्रम का G20 सम्मेलन है। अब बात करते हैं G20 की हम बात करें 2024 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो ब्राज़ील करेंगे। ब्राज़ील के द्वारा ये इसकी अध्यक्षता किया जाएगा, ये आपको याद रखने हैं 2024 का। अब G20 की पहली शेरपा बैठक उदयपुर में हुआ है। G20 की पहली रोजगार बैठक जोधपुर में हुआ है। G20 की पहली सांस्कृतिक बैठक खजुराहो में हुआ है। G20 की पहली शिक्षा बैठक की चेन्नई में हुआ है, ये आपको याद रखने काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। VVI क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं। हम फुहारा लगा दिए, फुहारा मार दिए, क्योंकि याद रहेंगे तभी तो आप एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। अब बात करते हैं AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है। तो भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर की हम बात करें तो ये परवल है। कौन सा है, परवल। अब बात कर लेते हैं अस्मी की, तो ये परवल हो जाते हैं। तो यह जो हम बात कर लेते हैं तो अस्मी की हम बात करते हैं, अस्मी क्या है। अस्मी की अगर हम बात करते हैं यह हो जाता है पानी में बारूदी सुरंग का पता लगाना। बारूदी सुरंग पानी में पता लगाना। अब बात कर लेते हैं क्या हो जाता है, सुरांशु की हम बात करते हैं। सुरांशु क्या है, केरल की पहली सोलर बोट है सुरांशु का नाम, ये आपको याद रखना। अगर पूछ ले सोलर की पहली यानी कि केरल की पहली सोलर बोट की क्या नाम है, सुरांशु है, ये आपको याद रखने हैं। परवल की हम बात करें तो ये है परवल, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या है, तो परवल जो है कानपुर के द्वारा जो है हाल ही में निर्मित किया गया है रिवॉल्वर, जिसकी हम बात करते हैं दूरी जो है रेंज होता है, यह दूरी कितना हो जाएगा। दूरी की हम बात करते हैं, यह दूरी चलने वाले हैं 50 मीटर की दूरी तक ये चलेंगे। और इसका वजन की बात करते हैं, वजन कितना है, वजन की हम बात करते हैं 700 ग्राम है। 700 ग्राम इसका वजन है, ये आपको याद रखना है। और इसको लॉन्च कब किया गया था, 18 अगस्त 2023 में इसे लॉन्च किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रिवॉल्वर है, यहाँ पे दिखाया गया खासियत की बात करें तो क्या है
कैलिबर की बात करते हैं 7.65 mm है, जो कि 0.32 बार बोर है, और वजन 700 ग्राम है, बिना गोलियों के, बिना यानी कि इसमें जब गोली नहीं लगेगी, बिना छर्रे का वजन इसको जो है 700 ग्राम है। जब ये छर्रा यानी कि गोली भर दिया जाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा। रिवॉल्वर की लंबाई की बात करते हैं 177.6 mm है। कितना mm है? बैरल की लंबाई की बात करते हैं, बैरल की लंबाई है, बैरल 76.0 mm है, ये आपको याद रखना है। रेंज 50 मीटर है, यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में CSIR और NBRI की ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है? लोटस यानी कमल की क्या है? हाल ही में CSIR और NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है? तो बात करते हैं नमो 108। नमो 108 जो लॉन्च किया गया है, सबसे पहले हम बात करते हैं CSIR की। CSIR की हम बात कर लेते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल फॉर साइंटिफिक एंड इंडिया रिसर्च। सेंटर फॉर साइंटिफिक इंडिया रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। और NBRI की बात करें तो इसका होता है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंडिया। नेशनल बॉटनिकल, N से नेशनल, B से बॉटनिकल, R से रिसर्च, I से इंडिया हो जाता है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इसका हेड कौन होता है? CSIR की हम बात करें तो इसका हेड जो होता है, हेड PM होता है। कौन? PM, प्रधानमंत्री। अब बात कर लेते हैं तो इसका वर्तमान में महानिदेशक कौन है? महानिदेशक कौन है इसका? CSIR का। तो नल्ला थम्बिकलाई सेल्वी, नल्ला थम्बिकलाई सेल्वी CSIR के वर्तमान में महानिदेशक है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना CSIR की कब हुआ था? 1942 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इसको जो है नमो 108 नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि जो है ये कमल की जो है 108 पंखुड़ियों है। कितने? 108 पंखुड़ी होने के कारण जो है इसको नमो 108 नाम दिया गया है, ये आपको याद रखना है। इसको लॉन्च कहाँ से किया गया? तो लखनऊ में इसे लॉन्च किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अब तो बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास की, हम बात करें तो क्वेश्चन की, ये आपको कमेंट करके जवाब देने हैं। इसका बात करते हैं कमेंट करके, इसका जो आंसर आपको देने हैं। आज का सवाल है, कांग्रेस सेवा दल की स्थापना कब हुआ था? कांग्रेस सेवा दल की स्थापना कब हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों बाकी बात करते हैं कि वीडियो कैसा लगा आपको, कैसा रहा ये कंटेंट। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो कोई सुझाव देना हो तो वीडियो को नीचे कमेंट कर सुझाव भी देना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।